तो अब हम कंटिन्यू करेंगे क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लाइट जाने की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझते हैं हम लोग। देखिए डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं उसको ब्रेकिंग। क्या कह सकते हैं आप, ब्रेकिंग। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाई थी। कौन सी रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाई थी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने बताया था कि माता पिता बहन भाई दादी से मिलकर जैसे फैमिली बनती है, वैसे ही डिकम्पोजिशन में क्या होता है, वो फैमिली ब्रेक होती है। मतलब सिंगल फैमिली जब मल्टीपल, मतलब ये समझने वाली बात है, जैसे मेरे पास एक फैमिली बनी थी, है ना। अब ये फैमिली किसी प्रकार क्या हो गई, मम्मी अलग हो गई, पापा जी अलग हो गए, दादाजी अलग हो गए, दीदी जी अलग हो गई। मतलब सिंगल फैमिली थी, मल्टीपल लोगों में कन्वर्ट हो जाना। मतलब सीखें अगर आप यहां से, तो ये पता चलता है कि सिंगल रिएक्टेंट क्या करता है, मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है। बस इतनी बात याद रखना है कि डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना। और किसका, एक का। कोई भी रिएक्टेंट कहेगा मैं अकेले टूटूंगा, क्या करूंगा मैं, अकेले टूटूंगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट सिंगल होना चाहिए, कभी भी रिएक्टेंट डबल नहीं होने चाहिए। जैसे मान लिया आपने कहा ए प्लस बी, है ना, टूट गए सी प्लस डी, सी प्लस डी प्लस ई। अगर ऐसा कहा जाएगा तो ये गलत होगा, ये गलत होगा। क्योंकि हमने बोला अगर ब्रेक होगा तो कौन, केवल अकेले। कौन, अकेले। हमेशा याद रखेंगे कभी बीच में प्लस लग गया तो वहां पर डिकम्पोजिशन से रिएक्शन नहीं होगी। डिकम्पोजिशन होने के लिए सिंगल होना जरूरी है, ये बात ध्यान में रखें। तो अब डिकम्पोजिशन कितनी तरीके से होगा, कभी कभी किसी चीज को तोड़ने के लिए हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट देते हैं, हीट देते हैं, टेम्परेचर। अभी आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, टेम्परेचर और हीट दोनों सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, दोनों ही डिफरेंट होते हैं। तो आप लोग केवल टेम्परेचर पे फोकस करें, तो हाँ चलिए आपके पास ये टेम्परेचर, टेम्परेचर देकर हम ब्रेक करेंगे तो उसको कहते हैं कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। क्या ये, थर्मल डिकम्पोजिशन। चलो कोई बहुत ज्यादा भयानक होता है, आसानी से ब्रेक ही नहीं होता है, तो उसको हम अलग तरीके से ब्रेक करते हैं। दैट मीन्स व्हाट, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और दुधुड़ा के टूट जाता है तो हो जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। कौन सा, इलेक्ट्रोलिटिक। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब अगर किसी भी रिएक्टेंट को आपको ब्रेक करना है, सिंगल रिएक्टेंट अकेला, जब भी टूटने की बात आएगी तो टूटूंगा तो मैं अकेले ही। तो याद, ये डायलॉग याद आना चाहिए कि टेम्परेचर की हेल्प से कोई ब्रेक कर देता है, कभी कोई इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक कर देता है, और बहुत धीमे धीमे जो ब्रेक होता है वो होता है सनलाइट में, जिसे बोलते भैया फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो आपको याद रखना है कोई चीज अगर टूटेगी तो तीन तरीके से टूटेगी, या तो आप उसको टेम्परेचर दे दो, या तो आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दे दो, या तो आप उसको सनलाइट दे दो। ये तीन दे दो वो ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे अगर कोई भी रिएक्टेंट टेम्परेचर की हेल्प से ब्रेक होता है तो उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। मान लो सुनो ना, संगमरमर ले लिया आपने, कैल्शियम कार्बोनेट, और इस पे दे दिया मैंने भैया 100 डिग्री का टेम्परेचर। अब ये ब्रेक होगा। मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया है कि ब्रेक होने से आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा अगर प्रोडक्ट बनेगा भी तो क्या बन सकता है। आपको कुछ ना आता तब भी सोचोगे कि कार्बन अपने दोनों भाई के साथ निकल जाता है और बनाता है कार्बन दोनों ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। बचा क्या, CO2 निकल गया तो सर बचा CaO। ब्रेक तो होना है, ये ब्रेकिंग आपको सीखनी पड़ती है। और सीखेंगे कब, जब आपको ये पता हो कि ये जुड़ा कहां से था। तोड़ तब सकते हो जब आपको ये पता हो जुड़ा कहां से था। इसके लिए पहले लेक्चर मैंने फॉर्मूले सिखाए, वो सीखना है आपको। चलो थर्मल वाला केस तो क्लियर हुआ। इलेक्ट्रिसिटी देकर का आप ब्रेक करना चाहते हो, मान लो आपके पास NaCl था, है ना। अब आपने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दी। जैसे ही NaCl में इलेक्ट्रिक करंट पास किया आपने, तो इन्हें अपने आप से अलग हो जाता है एकदम सॉलिड फॉर्म में, और ये बची खुची क्लोरीन गैस ऐसे निकल जाती है। लेकिन बच्चे बहुत वैरायटी के होते हैं, वो क्या कहते हैं, सर ये ऐसे ब्रेक कर दीजिए, इन्हें निकाल दीजिए इधर, Cl इधर। दुनिया में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी होती है, क्लोरीन कभी भी Cl फॉर्म में नहीं निकल सकता, हाइड्रोजन कभी ऐसे नहीं निकल सकता, ब्रोमीन कभी ऐसे नहीं निकल सकती। अगर ऐसा निकाल रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। इनको निकलना है तो ये Br2 ही बनाएंगे, इनको निकलना है तो ये
H2 ही बनाएंगे। अगर कहीं फ्लोरीन निकाल लें तो वो भी पाप है, निकलेगा तो क्या निकलेगा, F2। समझ रहे मेरी बात? तो ये रिएक्शन रॉन्ग हो जाएगी, हमेशा निकलेगा Cl2 ही, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। तो आपने सीखा क्या भैया, आपने सीखा ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, ये क्या हुई, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया। अब हमारे पास फोटोलिटिक है। समझिए फोटोलिटिक में क्या होता है, फोटो मतलब सनलाइट। जब कोई केमिकल कंपाउंड सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाए तो उसे हम बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब कैसे होगा सनलाइट में ब्रेक, हमारे पास एक पाउडर था, दैट वाज व्हाट, ये क्या हुई, हमारे पास पाउडर था AgCl। हमने कहा इसका कलर कैसा है, तो लोग कहे ये ब्लैक ब्लैक है, हम कहा ठीक है ब्लैक ब्लैक है, अगर हो सकता है ब्लैक ब्लैक हो। अब मामला ये है कि AgCl जब ब्रेक होगा, सर Ag बना दीजिए Cl बना दीजिए, पाप हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि दुनिया में एक बात सिखाई हमेशा जाती है कि Cl कभी अकेला नहीं निकलेगा, हमेशा दुकेला रहेगा, दैट मीन Cl2 रहेगा। उसके बाद हम इसके बैलेंस करने की प्रोसेस, बैलेंसिंग तो ऐसे सिखाऊंगा जैसे बउआ का खेल हो, लेकिन अभी मैंने इक्वेशंस नहीं पढ़ाई, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट केमिकल रिएक्शंस। इक्वेशन को बताने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है, दोनों साथ पढ़ाऊंगा तो कंफ्यूजन आ जाएगा। तो ठीक है, तो आपका ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो गया। इनके बड़े भाई AgBr, आई थिंक ये येलो होते हैं, चलो ये येलो है, इनको ब्रेक करोगे तो ये भी क्या देंगे भैया, सिल्वर देंगे, और क्या देंगे, ये ब्रोमीन देंगे। बैलेंस करेंगे 2Ag, यहां पर भी लगा दीजिए 2, यहां पर भी 2, बैलेंस आपको दिख गया, चलो ये भी आपको समझ में आ गया। NaCl को मैंने बैलेंस नहीं किया था, आपका मन कर रहा होगा बैलेंस करने का, वो कर लीजिए, लेकिन अभी बातें बाद में करेंगे बैलेंसिंग की। अभी केवल आप ये सीखिए कि एग्जैक्टली ये रिएक्शन कैसे हो रही है। तो आपको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन आ गया कि नहीं आ गया? फोटोलिटिक मींस व्हाट, सनलाइट में ब्रेकिंग होना। हमें डिकम्पोजिशन क्लियर हो चुका है। एनसीईआरटी की जितनी एक्टिविटीज है मैं कराऊंगा, पहले मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का बात ही नहीं करो, सब सीखो। क्योंकि एनसीईआरटी का अगर आप पढ़ भी लेते हो, नोट्स बना भी लेते हो, तो आपको लगता है आप बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि पेपर का पैटर्न कुछ अलग ही लेवल पे जाता है। तो वहां पर आपको केवल सीख कर जाना है। क्या करके जाना है? सीख कर। फिर बोर्ड में कैसे क्या पूछा जाएगा वो हम तुमको बताएंगे। देखो, हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा, हमने डिकम्पोजिशन पढ़ा, और एक बात बड़ी बढ़िया है, कॉम्बिनेशन होता है बहुतों को जोड़कर एक बना दो, बहुतों को जोड़कर एक बना दो, और एक से बहुतों को बना दो, ये डिकम्पोजिशन। यानी एक से अनेक डिकम्पोजिशन, अनेक से एक, वो कौन सी, अनेक से एक को कहते हैं हम लोग व्हाट, कॉम्बिनेशन। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। हमारे पास एक रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको आप बिहार के बच्चे को पढ़ाने को कहा जाता तो कैसे पढ़ाया जाता? देखो, डिस्प्लेसमेंट लिखा है, बड़ा ही सिंपल बात है, इसको कहते हैं हटाना और सटाना। दैट मींस व्हाट, हटाओ और लगाओ। कैसे? मान लीजिए A B के साथ जुड़ा हुआ था बढ़िया से, एक नया नया C आया और B को लगा कि इनकी तो पुराने हो चुके हैं, तो B ने कहा तुमको हटाओ, इनको सटाओ, मतलब इनको हटा दो, इनको लगा दो। तो इस तरह से भैया आपके पास जो हुआ, आपके पास जो कंडीशन आई, वो C और B अलग हो गए और A आपका अलग ही हो गया। बेचारा A क्या करे? तो जब भी आपके लाइफ में ये बात याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट नाम आ जाए, कौन सा नाम आ जाए? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि पुराने को हटाओ, नए को लगाओ। तो नया कौन है? ये अकेला जो होगा, यहां जो अकेला होगा वो क्या होगा भैया? एकदम नया होगा। तो नया क्या करता है? लेफ्ट वाले पुराने को हटा देता, चलो जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है। इसी तरह इनको नए पुराने से सीखना क्या है कि कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन में, डिस्प्लेसमेंट में क्या कहते हैं? मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मान लीजिए कि भैया आपके पास कॉपर सल्फेट था, सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में यही दे रखे हैं, कॉपर सल्फेट, ये आयरन आ गए। अब समझना ये है, सल्फेट को ये जी, ये है ना, कहने लगा कॉपर जी आप बहुत पुराने हो गए, हट जाओ। पुराने हट जाते हैं, नए एकदम लग जाते हैं। तो हमने कहा चलो भाई FeSO4 बन जाएगा। अब कौन निकल गया? कॉपर निकल गया। दूसरी भाषा में ये कहते हैं कि ये जो आपका आयरन है, फेरस है, इसे तो अभी आयरन कहिए, जब यहां लग जाता तब वो फेरस कंडीशन में आता है।
तो इसने क्या कॉपर को कहा तुम जाओ, ये लेस रिएक्टिव है, ये बहुत रिएक्टिव है, और जो बहुत रिएक्टिव होता है बहुत आगे चलता है, इसके वजह से ये यहां सट जाएंगे, ये यहां से हट जाएंगे। तो कंडीशन बन गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ये मेटल है तो यहाँ टीचर कहता है सॉलिड लगा के भेजो, ठीक है। तो एक बात तो आपको समझ में आ जाती है। तो मान लो यहाँ पर टीचर ने कहा अरे बाप रे बाप, ये तो अलग ही लेवल का बोर्ड है, अरे ऊपर हो जा भाई, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रफ कर, ये क्या हुआ, मैंने सिलेक्ट कर लिया क्या कुछ, ओके हटा इसको, हाँ अब सही होगा, ओके। थोड़ा सा नया नया हूं ना, तो ये आपको समझ में आ गया। अरे कहाँ चला गया मेरा, इसको क्लिक करो, थोड़ा सा नीचे लेकर आओ, 2 मिनट रुक जाना बेटा, ये कैसे चले गया, ये हमारे पास था, ये येलो कलर ले लिया, ठीक है, ये पिन ले लिया येलो कलर, ठीक। हाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता हमसे। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और क्या समझना है हमको। मान लीजिए आपके पास यहां पे लिखा है FeSO4 जिंक, टीचर बहुत होशियार होता है, एक रिएक्शन ऐसे दे देगा, फिर लिखेगा ZnSO4 और कॉपर, कहेगा इनमें से कोई एक ही पॉसिबल रिएक्शन है। तो आपको तो लगेगा ये नया नया, इसको हटाओ, पुराने वाले को बाहर कर दो, लेकिन नहीं, नए का मतलब होता है वो आप रिएक्टिव होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रिएक्टिव होने चाहिए। कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो जिंक से कम है, मतलब कॉपर बहुत कम रिएक्शन करता है, ये बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है, ये आ भी जाएंगे तो उनको मार मार के भगा देगा। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। हमको कैसे पता, आपको काहे नहीं पता है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, थोड़ी सी बड़ी है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद हो जाएगा। तो अभी तुम इतना समझ लेना कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, Fe ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, और ये कॉपर से, मरकरी से, सिल्वर से, ये रिएक्शन आपके कोर्स की है, मोस्टली पूछा जाएगा तो इन्हीं से पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों में रिएक्टिव कौन है, ये रिएक्शन कैसे होगी। तो होता क्या है कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव होता है Fe से, तो ये इसको मार देता धक्का, ये नीचे चले जाते हैं और बन जाता है जिंक SO4 और Fe। तो ये आपको एक सीरीज याद करनी पड़ेगी जिससे आपको ये क्लैरिटी आएगी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट इतना ही होता है। एक रिएक्शन आपके पास और बची है, दैट इज व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट। उस रिएक्शन को मैं अपनी भाषा में कहता हूं इधर उधर करना, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट उन सभी रिएक्शन में कहते हैं जिसमें दो रिएक्टेंट, कितने रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट अपने अपने आयन का एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं, अपने अपने आयन का एक्सचेंज शो करते हैं, मतलब आयन का इधर का उधर कर देते हैं। कैसे, समझो मेरी बात को, AgNO3 था सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, अब आपने इसमें 2 के से NaCl ऐड कर दिया। अब इधर उधर कैसे होता है, देखो आप अगर अच्छे से सीखे होंगे फॉर्मूले को बनाने का तो आपको पता है ये जुड़ा तो AgNO3 या ब्रेक तो यहीं से होना है, इसको NaCl जुड़ा तो ऐसे है लेकिन ब्रेक तो इसको यहीं से होना है। अब इधर उधर कैसे करना है, इसको इससे जोड़ दो और इसको इससे, तो बना क्या भैया, AgCl, ये प्रेसिपिटेट बन गया, घुल इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। और क्या बन गया भैया, NaNO3, तो NaNO3 बन गया कि नहीं बन गया। तो सीखने का कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में केवल आयन का एक्सचेंज होता है और कुछ नहीं होता है। आयन कौन होता है अभी बताता हूं, तो चीजें और आसान कर लेता हूं थोड़ी सी। आपने सुना होगा एक सॉल्ट जिसे कहते हैं बेरियम क्लोराइड, आपके एनसीईआरटी से बाहर कुछ आता नहीं है, एनसीईआरटी ही आपको याद करनी है। फिर इसमें आपने सोडियम सल्फेट ऐड कर दिया, चलो ऐड कर दो। अब आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए, आपके हिसाब से बनना चाहिए सर ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, सर ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक तो हो गया। अब इसका लेफ्ट इसके राइट से यूं रिएक्शन करता है, यानी इसका राइट इसका लेफ्ट, तो क्या बन गया भैया, BaSO4 बन गया, प्रीपिटी दे दी। उसके बाद NaCl आ गया भैया, तो Na और Cl। बैलेंसिंग की बात करोगे तो 2NaCl लगा लो, आपको बहुत बड़ी बात थोड़ी ना करनी है। तो इस तरह रिएक्शन जो होती हैं वो हमारे पास क्या हो जाती हैं,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती हैं। इसे अगर कोई कहता है डबल डिस्प्लेसमेंट, बस इतना स्टेटमेंट याद रखो, इसमें तो इधर उधर करना है, बस इतना डायलॉग याद रहेगा तो आप इस रिएक्शन को कर पाएंगे। तो ये हमारे पास 4 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब आगे समझो। कुछ टर्म मैंने शुरू में बताए थे आपको, वो क्या थे? एक था सर हमको पढ़ लो, एक्सोथर्मिक बोले थे कि हमको भी पढ़ लो। एक बोले थे हमारा नाम एंडोथर्मिक है, इन्होंने कहा हमको भी पढ़ लो। तो एक्सोथर्मिक मींस व्हाट? व्हेन इन एनी रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज। मान लो कोई रिएक्शन कंप्लीट हुई, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज हो गई। क्या हो गई भैया? एनर्जी रिलीज हो गई। तो हम ऐसी रिएक्शन को कहते हैं कि आप एक्सोथर्मिक हो। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते तो MgO बनता है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है इससे। तो ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। अभी आप बैलेंसिंग की चिंता मत करो, वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ठीक है सर, ये एक्सोथर्मिक समझ में आती है। तो हम एंडोथर्मिक सर कैसे पढ़ें? दुनिया की बहुत सारी जितनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है सब एक्सोथर्मिक है। क्या है भैया? एक्सोथर्मिक है। क्या है भैया? एक्सोथर्मिक है। अच्छा हाँ समझो। लेकिन एंडोथर्मिक का है सर, एंडोथर्मिक का है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो सब एंडोथर्मिक होती हैं। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक किया था, नहीं किया था? आपने कहा कैल्शियम कार्बोनेट को मैं 100 डिग्री टेम्परेचर दे देता हूं। कितना दे देता हूं? 100 डिग्री का टेम्परेचर। जैसे आपने इसको 100 डिग्री टेम्परेचर दिया, जैसे ही 100 डिग्री दिया, अब इसको टेम्परेचर देना, इसको टेम्परेचर पिलाओ पहले। जब बहुत सारा टेम्परेचर पी लेता तो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक कैसे होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके पास ये कंडीशन आ गई। हाँ बात तो सही है, टेम्परेचर लिया तब टूटा। जब टेम्परेचर लेकर कोई टूटता है तो हम उसे कहते हैं क्या? कि आप एंडोथर्मिक हो। क्लियर हो गई मेरी बात? तो जब आपसे कोई एक्सोथर्मिक बात करे तो एनर्जी निकाल जाओ, एग्जिट हो जाओ, निकल जाओ, एग्जिट। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक लाओ, एंडो करो, अंदर दो एनर्जी मुझे। ऐसे टर्म से याद रखो। तो एंडोथर्मिक भी आपको याद रह गई। अब कुछ लोग कहे हमको भी पढ़ लो। अब बताओ कौन कौन बोला था हमको पढ़ने के लिए? हमारा नाम ऑक्सीडेशन है, हमको भी पढ़ा दो। तो इनको भी पढ़ा देता हूं मैं, इनका नाम ऑक्सीडेशन है, देख लो कैसे। ऑक्सीडेशन। अब इनको पढ़ाने के लिए बहुत हमसे जिद कर दिए तो उनको पढ़ा ही देता हूं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैसा होता है? ऑक्सीडेशन मींस व्हाट? व्हेन इन रिएक्शन गेन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। मतलब जब किसी रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट ऑक्सीजन को गेन कर रहा होता है, लग रहा है ऑक्सीजन को यहां पिया जा रहा है, लिया जा रहा है ऑक्सीजन को, तो हम कहते हैं वो प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन है। क्या भैया? ऑक्सीडेशन है। अच्छा तो सर कहें हम क्या? गेन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा कुछ और भी कह सकते हैं? हाँ, कभी कभी लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी होता है कि हाइड्रोजन निकल गया, चलो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया। और भी ये इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन होता है, तो वो आपको कोर्स में नहीं, उतना नहीं पढ़ना है आपको। बस गेन ऑफ ऑक्सीजन याद रखिए या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन याद रखिए, इन्हें कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल दीजिए सर, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देता हूं मैं। एनसीईआरटी में बोले हैं कि हमरे पास कॉपर था, बेचारे को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया और ये बना लिया ब्लैक ब्लैक कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड। क्या बना दिया? कॉपर ऑक्साइड। आपको इतना याद रखना, देखो जितनी भी कलर चेंज है, हीट है, इंसॉल्युबिलिटी है कि इंसॉल्युबल कंपाउंड बनना है, ये सब मैं साथ साथ भी बता सकता हूं, लेकिन साथ साथ बताने से आपको साथ साथ आएगा नहीं। इसीलिए मेरा प्रयास है कि अभी अभी जो आगे लेक्चर में बात करूंगा तो मैं उनके बारे में बताऊंगा, ये कलर ऐसा, वो कलर ऐसा, ये सब आपको आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता ये चला कि कॉपर यहां पर देखो क्या कर लिया, ऑक्सीजन को गेन किया। क्या गेन किया भैया? ऑक्सीजन गेन हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन को ही तो क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। बात अच्छा ये समझ में आती है। तो रिडक्शन बोले हमको भी बड़ा, बैलेंसिंग की चिंता बिल्कुल मत करो क्योंकि बैलेंसिंग अभी मैं सिखा नहीं रहा हूं। अभी आप भी समझिए कि कॉपर के पास ऑक्सीजन चिपक चुका है। जब कॉपर के पास ऑक्सीजन चिपक जाता है तो हम इसे क्या बोल देते हैं? भाई आपका ऑक्सीडेशन तो हो गया। चलो अच्छा, अब एक बात समझ में, अब रिडक्शन समझ लेते हैं हम लोग। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन के बड़े भाई का नाम रिडक्शन होता है। रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है? जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडेशन होता है, या कह सकते हो इसमें
इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, या तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो या तो गेन ऑफ हाइड्रोजन हो, दो काम होंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। अच्छा, कॉपर की रिएक्शन तो हम ही कराए थे थोड़ी देर पहले, आपने देखा। इनका रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करा दिए। अब जैसे रिएक्शन के वो जानते हो हाइड्रोजन भूखा होता है, ऑक्सीजन को देख ले तो पी जाता है पूरी तरीके से, तो कॉपर फिर से अलोन हो गए। उसके बाद आपके पास वाटर निकल के बाहर चला गया, इसका केस है तो बेचारा फिर से अलोन है। देखो यहाँ पर जिसका ऑक्सीजन छूट जाता है उसका होता है क्या, रिडक्शन। बस छोटी छोटी बातें हैं, याद रख लो। लेकिन इनको देखो तुम, इन्होंने ऑक्सीजन को ले लिया है तो इनका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। इधर ये रिडक्शन भी हो रहा है, इधर इनका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो कहते हैं ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कभी कभी रेडॉक्स रिएक्शन भी टीचर पूछ देता है कि रेडॉक्स रिएक्शन दो, एनसीईआरटी में तो यही दे रखे हैं, तो आपको यही याद रखना है। तो ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और जब दोनों साथ साथ हो तो हम उसे बोलते हैं भैया रिडक्शन हो गया। ठीक है, मोटी मोटी छोटी छोटी बातें याद रखिए आप। अब आगे समझते हैं थोड़ी सी और। रिडक्शन पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, लेकिन फिर दो लोग मेरे पास और आए, उन्होंने बोला मुझे भी पढ़ा दो। उनका नाम था रैंसिडिटी। रैंसिडिटी, दुनिया में जो भी सड़ रहा है, गल रहा है, जल रहा है, वो सब ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। और रैंसिडिटी भी एक सड़ने का प्रोसेस है। मतलब जब किसी आयली फूड मटेरियल को लंबे समय तक, मान लो भंडारे पूड़ी, बजरंगबली भंडारा चल रहा था मंगल में, एक हफ्ते से पूरा रिकॉर्ड बनाते हो आप लोग, लाते हो भंडारे से पूड़ी और फ्रिज में लगा देते हो। अब फ्रिज में लगाने से पूड़ियों का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, वो सड़ती नहीं है, लॉन्ग टाइम चलता है। मंगलवार को भंडारा है, अगले मंगल तक पूरी व्यवस्था लेते हो झोला पन्नी लेकर, तो वो व्यवस्था गड़बड़ा जाती है जिसके यहाँ फ्रिज नहीं होती है। तो रैंसिडिटी कुछ नहीं है, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली फूड मटेरियल। इतना दिमाग में बिठा लो, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, ऑयली फूड मटेरियल, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रैंसिडिटी। तो हम करें बचाएं कैसे पूड़ियों को, तो फ्रीज कर दो, पहला प्रोटेक्शन पॉइंट। दूसरा है क्या करते, एंटीऑक्सीडेंट मिलाओ। क्या मिलाओ, एंटीऑक्सीडेंट मिलाओ, तब वो नहीं सड़ेगी गलेगी। अब आप लोग चाय के साथ ब्रेड मक्खन लाते हो, मक्खन, हाँ मक्खन उसे बोलते हैं, बटर, बटर वो थोड़े दिन तक रखा रहता है तो सड़ने लगता है, उसे कहते हैं रैंसिड बटर। इसी जगह से टर्म आया था क्या, रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी मतलब सड़ना, और दुनिया में जब भी कुछ सड़ेगा तो क्या होगा, केवल ऑक्सीडेशन। तो रैंसिडिटी कैसा प्रोसेस है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अच्छा, क्या होता है इसमें, लंबे समय तक कोई ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहेगा तो वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर आपको पता है ये 21% एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है, आपको पता है अगर इसका 50% कर दिया जाए तो क्या होने वाला है, आपको पता है कुछ, बहुत माहौल गड़बड़ा जाएगा, आदमी ही जल्दी जल्दी खत्म होने लगेंगे, सब टकला हो जाएगा सबका, बहुत कहानी खराब हो जाएगा ऑक्सीजन के लेवल बढ़ने से। ठीक है, रैंसिडिटी समझ गए। इनके बड़े भाई का नाम था कोरोजन, वो कहे हमको भी पढ़ा दो। देखो उनका क्या कहानी है। कोरोजन, अब ये कुछ नहीं है, ये भी ऑक्सीडेशन है। होता क्या है कि जब आप किसी आयरन आर्टिकल को या किसी मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट को आप वाटर, एयर, मॉइस्चर कांटेक्ट में रख देते हो तो उस पे एक तरह की लेयर आ जाती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रस्टिंग। समझे कि नहीं समझे? जैसे आयरन आर्टिकल होता है, हमारे पास एक साइकिल थी, हमने एक दिन के लिए जब हमारा बीएससी कंप्लीट हो तो हमने छत पे रख दिया, और 2 साल बाद साइकिल देखने गए तो वहां 2-4 पैडल पड़े थे और रिम पड़ा था, सब खत्म हो गया था। हम सोचा ये माय गॉड ये क्या हुआ, तो वहां कोरोजन हो चुका था। कोरोजन का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे स्लो स्लो ऑक्सीडेशन होता, बहुत स्लो स्लो ऑक्सीडेशन होता, ऑक्सीडेशन है। दुनिया में जब भी कुछ भी सड़ा गलता दिखाई दे, खत्म होता दिखाई दे, जैसे आदमी जवान है फिर बूढ़ा हो रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा उतनी जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझने के लिए देखो, एग्जैक्टली डेफिनेशन के लिए इतने ज्यादा नोट्स अवेलेबल हैं मार्केट में कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन अगर आप टॉपिक समझ जाते हो तो जिंदगी भर के लिए रहता है। बोर्ड में बैठे हो, अब कोरोजन नहीं पढ़ के आया सर गलती हो गई, लेकिन आपको सड़ा गला याद आएगा कि कोरोजन में भी कुछ सड़ गल रहा था, रस्ट वस्ट लग रहा था। तो टॉपिक को समझने के लिए आप पढ़ो मुझसे। मैंने कहा था सीखो चीजों को, क्योंकि नोट्स की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है गूगल एआई चैट जीपीटी पर कि जिसको देखो वो नोट्स लिख के लाता है, धका धक पूरा लिख, इसका ये होता है, इसका ये होता है, ऐसे करके पढ़ा चला जाता है। तुम लोग पढ़ ले तो सीखत कुछ नहीं हो। मतलब
जब आप सीख लेते हो तो एग्जाम में किसी भी तरह के केस स्टडी बच्चे नहीं कर पाते हैं, एसेंशियल रीजनिंग देख लेते हैं उनको बुखार आ जाता है। तो ये सब इसीलिए होता है क्योंकि आपने चीजों को पढ़ा है, सीखा नहीं है। तो जितनी जल्दी सीखेंगे उतना मस्त। मेरा कंप्लीट लेक्चर देखने के बाद अगर आपको लग जाए कि हमको कुछ क्वेश्चन ना बने तो बताना मुझे, ठीक है। ये सब हमारा काम खत्म हुआ, लेकिन एक और आदमी हमारे पास आया, उसका नाम था प्रिसिपिटेशन। क्या हमको भी पढ़ा दो? तो प्रिसिपिटेशन का होता है, सुनो, वो बोले जब कभी कोई रिएक्शन हो, जब किसी रिएक्शन में कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट बन जाए। कैसा सॉल्ट बन जाए? इनसॉल्युबल सॉल्ट। मान लो मैंने ए को बी से मिलाया और एक कंपाउंड बना AB, और ये एकदम झलक रहा है, नीचे बैठा हुआ है मिट्टी जैसा। पानी में मिट्टी डालोगे नीचे बैठ जाती है, उसे प्रिसिपिटेट कहते हैं, PPT कहते हैं उसे। तो कभी कभी रिएक्शन में इनसॉल्युबल सॉल्ट बन जाता है। कैसा सॉल्ट बन जाता है? इनसॉल्युबल सॉल्ट बन जाता है। और जब इनसॉल्युबल सॉल्ट बन जाता है तो उसे कहते हैं PPT बन गई, और इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। व्हेन इन एनी रिएक्शन insoluble salts are formed, we call that what? Precipitation reaction। तो कंप्लीट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया आपका। अब बड़ी बात आती है केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन, अच्छा ये क्यों पढ़ाते हैं टीचर हमको? देखो एक्चुअल में हुआ ये था कि किसी ने कहा कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इनको जोड़ दो, वाटर, ऐसे लिख दिया। अब जैसे इनको लिखा का इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे तो रिएक्शन कैसे समझ में आएगी? हमारे पास कॉपी तो इतनी ही बड़ी होती है। तो किसी ने कहा ऐसा करते हैं, इनको कुछ रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो केमिकल इक्वेशन कुछ है नहीं, इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक तरीका ही क्या है? केमिकल इक्वेशन। हाइड्रोजन बोले तो क्या H लिख दे सर? नहीं, H अकेला कभी नहीं रहता। दुनिया में बहुत मेटल होते जो अकेले रहते हैं, ये नॉन मेटल होता है, ये अकेला नहीं रहता, दुकेला रहता है। अब ऑक्सीजन सर, वो कैसे? ये भी नॉन मेटल है, इसको भी दुकेला कर दो। दुनिया की सारी गैसें नॉन मेटल होती हैं, और जो मेटल होता है सोडियम अकेले चलता है ऐसे। अब पोटेशियम अकेले चलेगा एकदम, बेरियम अकेले चलेगा एकदम, कोई डाउट नहीं इनको। लेकिन क्लोरीन, हमारा नाम क्लोरीन है, तो क्लोरीन को ऐसे नहीं छोड़ सकते, सोडियम खा जाएगा, सोडियम बहुत देखता है, इनको ऐसे चलना पड़ता है। तो याद रखने वाली बातें हमेशा याद रखें, गलती यहीं पर होती। अब बच्चे को लिखा हाइड्रोजन तो वो केवल H लिख देता है, ऑक्सीजन H लिखता है, वाटर सर H2 बना देते हो, ऐसे ऐसे करके ऐसे से बैलेंस करता है, ऐसे ऐसे करता, बन गया बैलेंस। ऐसे नहीं करना, ये पाप होगा। इस तरह के पाप कर करके बहुत गड़बड़ा जाते हो तुम लोग। तो इनको मिलाया मैंने, बनाया बड़ी प्यारी सी चीज, दैट इज व्हाट? वाटर। तो इसको पी सकते हो, कोई बात नहीं, अभी मेरे पास बहुत है। तो बैलेंसिंग करने वाला इक्वेशन तो आपको समझ में आया कि सर इक्वेशन यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, तो इक्वेशन का टाइप वाइप होता होगा? हाँ, अभी बैलेंस नहीं किया, बैलेंसिंग सिखाऊंगा मैं। सब एक साथ सीख जाओगे तो पाप हो जाएंगे। केमिकल इक्वेशन को दो कैटेगरी दी गई, दो कैटेगरी का है हमारे दे दी गई। कहा गया, कुछ समझ में तो आए? कहा गया एक होता है बैलेंस, क्या होता है? बैलेंस्ड। एक होता है अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। अब ये होता है अगर पॉजिटिव आया तो नेगेटिव भी आना चाहिए। तो बैलेंस्ड इक्वेशन मतलब क्या होता है? जब जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम अमाउंट में हो, सेम अमाउंट, या कह सकते हो सेम इन नंबर हो। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं, सेम मोल्स, सेम मोल्स, मतलब इधर जितने रिएक्टेंट लिए हैं उधर उतने ही प्रोडक्ट बनने चाहिए। अनबैलेंस में क्या होता है? रिएक्टेंट का नंबर मान लो 2 है और प्रोडक्ट नंबर मान लो 1 है। तो अब कंडीशन ये अनबैलेंस है कि 2 रिएक्टेंट तो 1 प्रोडक्ट बनना है। तो यहां पर अभी आयंस का जो अदलाव बदलाव देखने को मिलेगा, वही बैलेंसिंग सिखाता है हमको। कैसे सर? अभी समझे नहीं, अच्छा समझो। एक झूला झूलता है, हमारे कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ढोलू का। अभी ढोलू की कहानी सुनाऊंगा तुम लोग को। अब मान लो ये झोले पे इधर 2 लोग हैं, ये मिडिल पॉइंट है, इधर 1 लोग है। ये कैसा है? तो आप कहोगे ये अनबैलेंस है। बैलेंस कैसे करें? तो आप कहोगे एक इधर और बैठा दो, सर बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस का मतलब यही होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों के मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अच्छा, अब समझाता हूं बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शन को। सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट बैलेंस में देखिए, बैलेंस में सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट क्या है? अब देखिए, ओके ओके ओके, बैलेंस।
तो आपको समझना है बैलेंस्ड को। बैलेंस समझने के लिए दिमाग कैसे लगाते हैं हम लोग? सर ये मान लो हमारे पास H2 था, ये मान लो सर हमारे पास O2 था, और ये हमारे पास H2O बना। तो आप समझते ये हो कि 2H है तो 2H है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। अब आप इन 2 ऑक्सीजन को, इधर एक ऑक्सीजन को देख रहे हैं, ये तो अनबैलेंस है, तो आपका मन करेगा यहां 2 लगा देता हूं मैं, तो ये जो हाइड्रोजन है वो 4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। लेकिन हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे तो आपको यहां पर भी क्या करना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। यानी कि कंप्लीट रिएक्शन लिखने के लिए हमें दिमाग क्या लगाना पड़ा? 2 प्लस O2 प्लस 2H2O। ये एक तो तरीका होता है ये हिट एंड ट्रायल के, आपको दिमाग लगाओ कुछ बैलेंस हो जाए। और देखो भी एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने लिखा N2 प्लस H2, है ना। अब मैंने कहा कि भाई साहब इनको मिला के बनता तो अमोनिया ही है। अब अमोनिया देखा यहां 3, जब भी 3 आ जाए तो मामला गंभीर होता है, क्योंकि वो बैलेंस नहीं हो पाता, बड़ा दिक्कत होता है। अच्छा फिर या तो 3 का है तो इसको किसी बात 6 बना दो ताकि बैलेंस हो जाए। तो आप तुरंत यहां क्या करते हो? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो। अच्छा 2 नाइट्रोजन हो गए सर, हाँ हो गए। फिर देखो हाइड्रोजन कितने हो गए? हाँ 6 हो गए। 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन तो हैं, 6 हाइड्रोजन नहीं थे। यहाँ कितना लगा दिया आपने? 3 लगा दिया। तो ये हो गई आपके पास बैलेंस इक्वेशन। चलो ये भी अच्छा सर हमको पता चलता है। अब मान लो तुम्हारे पास Al2O3, अब आपके पास मान लो HCl आ गया। अब क्या करेंगे? अच्छा इसको चलो अभी नोट कर लिया होगा, ये हमारे से क्या हो जाता है। तो आपने बैलेंस करने का तरीका अभी प्रॉपर नहीं सीखा, बस ये हिट एंड ट्रायल बता रहा हूं, आप समझो। जैसे मान लो आपके पास Al2O3 है ना, आपने इसमें HCl ऐड कर लिया। अच्छा आपका दिमाग क्या सोचता है? यहां पर कितने कंपोनेंट दिख रहे हैं? एक अल्युमिनियम है, एक ऑक्सीजन, 2 कंपोनेंट सर उधर हैं, एक H है, एक Cl इधर है, 4 2 कंपोनेंट इधर हैं। इससे ये पत्ता यहां डबल डिस्प्लेसमेंट तो होगा। कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट। घपाक सनी यहां से तोड़ डालो, घपाक सनी यहां से तोड़ डालो। अच्छा सर, अब हाइड्रोजन भूखा प्यासा होता है ऑक्सीजन का, तुरंत पानी निकाल के बाहर कर देगा। पहले दिमाग में बना के पानी बाहर फेंक दो। इधर आओ, अब बचा एल्युमिनियम। इसका 2 मत देखो, एल्युमिनियम को देखो, Cl को देखो, तुरंत AlCl बनाओ। अगर मेरा फॉर्मूला ट्रिक सीखा है तो आपको पता है एल्युमिनियम चाहे Cl से जब भी जुड़े तो AlCl3 ही बनाता है। क्या बनाता है? AlCl3 ही बनाता है। फिर मन करता है एल्युमिनियम तो 2 है यहां पर, चलो 2 लगा देता हूं। जैसे ही आपने 2 लगाया, 2 एल्युमिनियम तो हो गए, क्लोरीन कितने हो गए? 6 क्लोरीन हो गए। तो हमको ऐसा करना पड़ेगा कि क्लोरीन को 6 करने के लिए हम 6 लगा देते हैं। अब चलो ये तो बैलेंस हो गए, बचे H कितने हैं? 6। यहां कितने हैं? 2। हम क्या करेंगे? यहां 3 दूनी 6, ऑटोमेटिक देखेंगे पूरा बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा देखिए, एग्जाम हॉल में जब आप बैठे होंगे तो आपका दिमाग आप बहुत स्पीड में चलना चाहिए। मतलब वो कैसे चलेगा सर? आपको जो मैंने ट्रिक में बताया फॉर्मूले बनाते कैसे, जहां से जोड़ा है वहां से तोड़ना सीखो। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मान लो मैं ये कहता हूं AgNO3 है आपके पास, क्या भैया, और ये आपका NaCl है। अब आपको तोड़ना जोड़ना पता हो, ये मैंने बोला कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम है इधर उधर करना। क्या करना? इधर का उधर करना। कैसे सर? AgNO3 है, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, ऐसे। इसको मैं यहां से ब्रेक करता हूं, हट जा से। ये सर Ag को अलग करो, NO3 को अलग कर दो, इसको यहां से अलग करो, Na को अलग करो, Cl को अलग कर दो। सर अब अलग तो हो गया, अब होगा क्या? अब जुड़ी जुड़ा होगा। Ag से NO3 हटके तो इनके इधर चले जाएंगे, क्या बना लेंगे? AgCl। अब Na कहेगा हम अकेले थोड़ी ना रहेंगे, इनको ले लेंगे हम, NaNO3। अब देखो एक दूसरे ने अपनी अपनी बदल ली, ये प्रेसिपिटेट बना देता है AgCl। अभी कलर नहीं बताया मैंने, चिंता मत करिए, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इतना ब्रेक करके बताऊंगा, चीजें आपको याद हो जाने, भूल जाओगे आप, बात ही सब खत्म हो जाएगी वहां की। तो अदला बदली, इधर का उधर, ये सब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। अब काउंट कर रहे हैं, कहीं डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, या गिनना कैसे? देखो, एक कंपोनेंट सर, 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट, जहां भी 4 कंपोनेंट हो वहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट कंफर्म हो जाता है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो आप बैलेंसिंग भी सीखेंगे। अब मान लीजिए आपके पास BaCl2 है, क्या है? BaCl2, और आपने इसमें ऐड कर दिया Na2SO4। चलो ठीक है, अब Na2SO4 ले लिया आपने तो क्या करा जाए सर?
एक, दो कंपोनेंट, तीन, चार कंपोनेंट। अब आप ये देख लीजिए, आपको देखने को क्या मिलेगा, यहां से ब्रेकिंग, क्योंकि बी ए अलग है, कली अलग, इनको भैया अलग कर दो, इनसे अलग अलग हो गए। अब इनको जोड़ो, इनका देखो, याद रखो, इनका लेफ्ट है तो उनका राइट ही होना चाहिए। तो BaSO4 बन गया, BaSO4 बन गया। ई का है, हमारा भी मेल कराओ, तो इधर क्या बन गया, 2NaCl बन गया। क्या बन गया भैया, 2NaCl बन गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में आप बैलेंसिंग भी आप धीरे धीरे सीखोगे। देखो, अगर आपको कोई टीचर ये कहता है कि मैं जैसे बता रहा हूं वैसे कर लो, बैलेंसिंग सीख जाओगे, नहीं। बैलेंसिंग सीखने के लिए आपका दिमाग ही अच्छा होना चाहिए, अन्यथा बैलेंसिंग थोड़ी ना होती है, क्योंकि आपको तोड़ने जोड़ने का कॉन्सेप्ट पता नहीं। और देखो बैलेंसिंग कैसे बनती है, जैसे आपके पास आता है, मान लो FeSO4, ये डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन है। अभी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स मैंने नहीं कराई, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम मेरी लेक्चर नंबर 2 में आएंगी। एनसीईआरटी के सारे वो करा दूंगा मैं, जितनी एक्टिविटीज है वो वाली। अब FeSO4 हमारे पास है, हमका तोड़ डालो, उसको तोड़ डाला तो बहुत खतरनाक कंपाउंड बना, Fe2, सॉरी, यहां हमारे पास बड़ा खतरनाक कंपाउंड बना Fe2O3 और SO2SO3। अब आप 10th क्लास में इसको समझने के लिए, मैकेनिज्म समझने के लिए दिमाग उतना मैच्योर नहीं होता है। ये आपके एनसीईआरटी की फटाक से नहीं रट लेंगे, रट ही लेंगे तभी बेहतरीन रहेगा। बैलेंस कर लेता हूं, Fe कितने हैं सर, 2 है, तो मैंने 2 कर लिया। 2 सल्फर है, 1 सल्फर, 2 सल्फर है, 2 चको 8 ऑक्सीजन, 3 2 5 5 3 8 ऑक्सीजन। चलो ये था, ये आपके कोर्स में, तो चलो बैलेंस हो गया। एक बात बहुत अच्छी बता देता हूं, याद रखना, एनसीईआरटी से बाहर एग्जामिनर कबो कुछ नहीं देता है, और आप लोग को इतना आउट ऑफ पढ़ाया जाता है कि आप लोग का दिमाग, मानते हैं कि प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, लेकिन जिस बच्चे ने एनसीईआरटी की सारी पहले चैप्टर में कितनी रिएक्शन है, 29 रिएक्शन लगभग, उतनी पढ़ लो, उससे ज्यादा पढ़वे ना करो। अलग अलग किताब पढ़ते हो, कंफ्यूजन में रहते हो, चीजें बहुत ज्यादा नहीं है। एनसीईआरटी से बाहर मत सोचिएगा अगर बेहतरीन मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो ये बात तो मैंने तुम्हें पहले भी बता रखी है कि एनसीईआरटी से बाहर सोचना नहीं है। तो बैलेंस और अनबैलेंस का मैनर यही होता है। सर बैलेंसिंग बिल्कुल समझ में आई कि नहीं आई, ये मुझे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। देखो बैलेंसिंग सीखनी, जैसे कि आप हमेशा जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, यहां पर आपने कहा H2O है, ठीक है। सर एक कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट, यहां डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाना चाहिए, नहीं, यहां पाप नहीं होगा। वो वाला होता क्या है, ये जो चूना होता है ना, ये पानी का भूखा होता है, ये जितना पानी होता है अपने अंदर ही पी लेता है। चूना है ये, क्विक लाइम, इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम है क्विक लाइम, जो हम पुताई करने के लिए लाते हैं घरों में। इतना ज्यादा भूखा होता है पानी का, भक्त सारी पानी इसके पास आया तो ये तुरंत इसको पी गया और बना दिया स्लेक्ड लाइम। क्या बना दिया, स्लेक्ड लाइम। तो याद रखिए, इसके कांटेक्ट में कुछ भी आएगा वो सबको पी जाएगा। क्या कर जाएगा, पी जाएगा। तो ये आपका क्विक लाइम से सिलेक्ट लाइम में बदल गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आती है। अगर मान लीजिए आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है और यहां HCl डाल दिया, अब क्या होगा, फिर से वहां एक कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, 3 4, अब ब्रेकिंग होगी, घपाक घप। अब क्या होगा, इसका लेफ्ट, इसका राइट, CaCl। क्या ये सही है, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही हो, क्योंकि Ca पर तो 2 प्लस होते हैं, Cl पर 1 माइनस, बैलेंस तो है नहीं। मैंने बैलेंस करना सिखाया, इसका 2 है, इसका 1, इसका 1 इधर, इसका 2 इधर, यानी कंपाउंड क्या बनेगा, एक से कोई प्रभाव नहीं, Cl2। अब ये बन गया, क्लोरीन 2 हो जाएंगे तो यहां पर भी आपको 2 करना पड़ेगा, तो ये H2। तो ये जो है आपका एक सटीक मेथड है, सबसे सॉलिड मेथड है। एग्जामिनर आपसे बहुत भयानक टफ क्वेश्चन नहीं देता है कि उठा के दे देगा तुम कर ना पाओ, एक्चुअल में एनसीईआरटी का ही देता है, सरल देता है। लेकिन आपका दिमाग जो होता है ना, एक कंपाउंड को बनाना नहीं जानते हो, कल रटके गए हो ना, कंपाउंड को बनाना जानते हो ना तोड़ना जानोगे। इसीलिए मैंने शुरू में ही तुमको कंपाउंड को बनाना, फिर उसके बाद उसको ब्रेक कहां से करना, क्योंकि आपको ये पता होगा जुड़ा कहां से, तो आपको ये भी पता होगा वो टूटेगा कहां से। जब तोड़ना जोड़ना दोनों आ जाता है, उसी को तो रिएक्शन कहते हैं। बात समझ पाए नहीं समझ पाए, बस यही सारी बातें इस चैप्टर में हम कवर करते रहते हैं। अब टीचर बहुत होशियार होता है, कैसे देता है, कहेगा एक कंपाउंड है MO, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया तो बन गया MOH का होल ट्वाइस। अब बताओ M क्या है, MO क्या है और MOH का होल ट्वाइस क्या है।
ले भाई साहब गड़बड़ा गया माहौल। और कहेगा कि इसका नाम या इसके कहेगा व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता भैया? इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, तुम लोग का क्वेश्चन कभी फंसेगा नहीं। ये व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। तो व्हाइट वॉशिंग बात करें तो चूना ही है। चूना है तो सर ये यही वाला होगा, हमें लगता है घर में पोतने वाला, पुट्टी वाला तो होगा नहीं। हाँ, तो एम तो हमारा सी ए है, तो यहाँ सी ए लिख लो, और ओ तो इसके बगल में लगाइए, सी ए ओ बन गया। यानी भैया ये हमारा सी ए ओ एच का होल ट्वाइस रहा है, और ये सी ए ओ रहा। लो 2 नंबर मिले आपको यहाँ से। और भी इसी तरह आपके क्वेश्चन में करा देता हूं आपको, लेकिन अभी आपको आनंद कैसे आने लगेगा। देखो लेक्चर अच्छे से देख के पहले फार्मूला बनाना सीखो। जब आपको फार्मूला बनाना आ जाएगा तो आप हमेशा के लिए सब कुछ कर लोगे। टीचर कहता है हमारे पास एक एक्स मेटल था, भूलवश वो मॉइस्चर नमी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया और उसने XO बना दिया, और देखने में एकदम ये ब्लैक था। अब ये ब्लैक था लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन गैस थी, मैंने इसमें फिर से पास किया, ये फिर से हमारा X बन गया और हमारा वाटर बन गया। तो चलो आइडेंटिफाई करो X XO क्या है। तो तुम्हारा मन करेगा ब्लैक ब्लैक है, ब्लैक ब्लैक तो आपके कोर्स में केवल यही कंपाउंड है जिसका ऑक्साइड है, केवल यही कंपाउंड है ब्लैक। तो आपको पता चल गया X क्या रहा होगा, कॉपर ही रहा होगा। यानी ये क्या बन गया, कॉपर बन गया। लो नंबर मिल गए फिर से। एग्जैक्टली ऐसे ही टकले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, एकदम इतना समझ लो कि खुला आसमान टेंट हाउस है तुम्हारे पास। तो ये कंडीशन इनकी ऐसी बनती। और देखो तुम्हारे साथ कैसे कैसे मजाक होते। देखो मैंने क्या कहा, नोट्स तो आपको कोई बनवा देगा, नोट्स आप किसी के भी पढ़ लोगे, लेकिन सीखने का कॉन्सेप्ट जो है कि आपको पता चल जाए क्वेश्चन यही बनाना चाहिए। आपको देखना कैसे परफेक्ट करता हूं मैं आपको। तो चीजें बहुत आसान है। मान लो टीचर ने कह दिया हमारे पास एक कंपाउंड MCl2 है और उसका रिएक्शन मैंने H2SO4 से करा दिया, यहां पर बनती है व्हाइट PPT, व्हाइट PPT बनती है। हाँ, और यहां बनता है भैया XCl। तो हमने कहा अच्छा व्हाइट PPT एनसीईआरटी में केवल एक ही जगह है। वही चीजें बहुत एब्सोल्यूट बातें याद करो ना। व्हाइट PPT बोले तो जैसे व्हाइट PPT बोले तो दिमाग में केवल BaSO4 चलना चाहिए। इसके शकले दिमाग में बिठा लो तुम लोग ना कि BaSO4 व्हाइट PPT देता है, बस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग गया। व्हाइट PPT BaSO4 का है, अच्छा लग रहा है हमको, तो पक्का यहां पर Ba रहा होगा, BaCl2 बना होगा। और कुछ तो पढ़े होगे तुम, दिमाग काम करना चाहिए तुम्हारा कि हाँ BaCl2 तो ले लिया। अब ये क्या रहा होगा सर, हो सकता है सर ये Na2SO4 रहा हो, क्योंकि कोर्स मामला एनसीईआरटी का है, बाहर तो जाइबे ना करेगा। तुरंत आपने दिमाग लगा लिया। हो सकता है दिमाग आपका H2SO4 पे गया हो, आप फिर भी सही हो, लेकिन वो बोल सकता है मेटालिक सॉल्ट या एसिड बोल सकता है। अगर H2SO4 आपने सोचा है तो यहाँ H रख देना, अगर आपने Na2SO4 सोचा है तो आप यहाँ Na रख देना, यानी ये NaCl बना होगा या तो HCl बना होगा। तो कंडीशन समझो, ये इसी तरह बोल के स्टेटमेंट देता है इनऑर्गेनिक। अब कैसे मैं डरा के बोलता हूं, तुम लोग को डरा के देखो कैसे डराता है टीचर। कहेगा a metal M very reactive combined with an acid that is H2SO4। लो ऊपर क्वेश्चन ही मिट गया। That is to 4 to form a salt M2SO4। फिर लिखेगा which on reaction with XSO4 gives white PPT। आइडेंटिफाई जो भी बोलेगा, जो भी दिया है कहेगा इसको सबको आइडेंटिफाई कर डालो। अब आपका 3 नंबर क्वेश्चन आ गया। करना कुछ नहीं है, ये कुछ पूछे है नहीं हमसे, जैसे बोला व्हाइट PPT दिमाग में चल गया हमारे, बस कुछ मत करो। ये क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है ये वाला।
दिमाग में बस चलना चाहिए कि सोडियम मेटल ही रहा होगा जो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किया है और क्या बना दिया है, Na2SO4। अब आपका मन कर रहा होगा सर ये NaSO4 बन जाता, अरे पाप है तुम्हारे मन में, क्योंकि इस पर 2 माइनस होते हैं, इस पर 1 प्लस होता है। अगर आप इसे बैलेंस करना चाहते हो तो इसके 2 माइनस इधर नीचे लिखो, इसका 1 प्लस इधर लिखो, इसको 1 इधर भेजो, 2 इधर भेजो, तो क्या हो जाएगा, ये फाइनली बनेगा Na2SO4। तो ये बन गया आपका, ये बन गया कि नहीं बन गया। तो हमारे पास बोला रिएक्ट विद एसिड H2SO4 टू फॉर्म एंड सॉल्ट M2SO4। दैट मींस हमारे पास क्या मिल गया हमको, हमारा M2SO4 जो है वो एग्जैक्टली Na2SO4 है। एक मिल गया कि नहीं मिल गया, और कुछ नहीं सोचना क्योंकि एनसीईआरटी में यही है आपके कोर्स में। फिर दूसरा क्या है सर, इसको XSO4 से रिएक्शन कराया जाता है तो व्हाइट पीपीटी बनता है। XSO4 से व्हाइट पीपीटी, पक्का ये बेरियम सल्फेट रहा होगा। कैसे मैं जान गया बेरियम सल्फेट, क्योंकि सॉरी यहां पर एक क्वेश्चन थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि यहां XCl यहां पे आपके पास लिखा होगा, मान लीजिए XCl2, XCl2। अब XCl2 होगा जब यहां पर, तो आपके पास XCl2 हो जाएगा, तो यहां पर Na, हाँ XCl2 आपने ले लिया, अब इसमें वो ऐड कर देंगे आके Na2SO4। तो आपको ये पता चलेगा कि X वाला तो इसी के साथ जाएगा, और XSO4 कैसा बनाता है, व्हाइट पीपीटी। अब जब ये व्हाइट है तो मतलब क्या होगा, ये X क्या रख दो Ba और SO4, यानी कि X क्या रहा होगा भैया, Ba रहा होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को ध्यान ये रखना है व्हाइट पीपीटी बनाता कौन है, ढूंढ के लाओ उसको। जैसे ही आप ढूंढ लोगे BaSO4 व्हाइट पीपीटी बनाता है, वैसे ही आपका दिमाग एकदम तीर के माफिक चलेगा। क्योंकि होता गलती यहीं पर विद्यार्थियों से है कि वो समझ ही नहीं पाते हैं। अब कैसे कहते हैं वो कि हमारे पास एक कंपाउंड है MO जिसमें CO2 पास की जाती है और यहां मिल्की कलर आ जाता है। क्या आ जाता है, मिल्की कंपाउंड आ जाता है। मिल्की कंपाउंड में हम अगर रिएक्शन कराते हैं HCl की, तो यहां पर MCl2 बन जाता है। अच्छा तो बताओ, आइडेंटिफाई करो MO क्या है, MCl2 क्या है। तुम्हारा मिल्की देखो ना, जैसे मिल्की देखा भैया, मिल्की का मतलब होता है, सुनो ना संगमरमर, ये कैसा कलर होता है इसका, मिल्की कलर होता है। अब दिमाग में आया मिल्की CaCO3 है, यहां से हमें CO वाला तो मिल गया, लेकिन ये Ca नहीं है, पक्का यहां क्या रहा होगा, CaO रहा होगा। CO2 इनके साथ जुड़ गए, C तो था ही, O3 होगा, CO3, मिल्की कलर आ गया। मिल्की कलर इनका ये तुम्हें याद रखना है, फिर कुछ नहीं होना है। फिर यहां पर दिख रहा है कि CaCO3 है और HCl है। अब एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, 3 4 कंपोनेंट, घपा घप टूट जाओ, इनको इधर ले जाओ, इनको इधर ले जाओ, CaCl2, यानी यहां जो कंपाउंड ये क्या रहा होगा, CaCl2। CaCl नहीं बनेगा, बैलेंस तो करना पड़ेगा आपको, तो क्या बन जाएगा, M क्या रहा होगा, Ca रहा होगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही पेपर में एनसीईआरटी में पूछता है, आपसे कभी भी डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो ये याद रखिए वाला, हमेशा क्वेश्चन तरीके के पूछे जाएंगे। मैं एक पूरी लिस्ट रेडी करूंगा जिसमें आपको मैं एनसीईआरटी के कंप्लीट क्या कराऊंगा, एक्टिविटीज बता दूंगा, ठीक है, और प्रीवियस ईयर बहुत सारे M करके क्वेश्चन आए, N करके क्वेश्चन आए, वो सारे बता दूंगा, कुछ भी छूटेगा ही नहीं। तब आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ ये MCO ये सब मुझे आने लग गया। लेकिन भैया ये वीडियो अच्छे से देखना, क्यों देखना, क्योंकि इसमें आपको मैंने सिखाया है कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं। अगर शुरू के आपने 20 मिनट अच्छे से लेक्चर देखा है तो आप पूरा लेक्चर समझ सकते हैं। शुरू का 20 मिनट लेक्चर छोड़ देता है जब, तो पूरा लेक्चर खराब हो जाता है। अच्छा एक अब आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आप बता दीजिएगा मुझे थोड़ा सा। अच्छा मैंने एक चीज नहीं बताई आपको, कलर नहीं बताया ना, तो चलो लिख लो एक बार। इनका नाम है बाबा बाबा ब्लैक शीप, इनको देखकर आपको ब्लैक ब्लैक याद आना चाहिए। अच्छा सर ब्लैक है, हाँ। और इनके थोड़े से बड़े भाई हैं कॉपर कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये ग्रीनिश कलर में होते हैं, हल्का हल्का कहते हैं हरे हरे रंग के होते हैं, ऐसा कह सकते हो। अच्छा सर ठीक है, ये कैसा सर होता है, ये ब्राउन ब्राउन गैस होता है, कैसा गैस, ब्राउन ब्राउन गैस होता है, PbO। ये येलो येलो होते हैं, कैसे होते हैं, ये PbO येलो येलो होते हैं। ये कैसे होते हैं, ब्राउन ब्राउन होते हैं। ये कैसे होते हैं, ग्रीनिश ग्रीनिश होते हैं, ग्रीनिश बोल रहा हूँ, ग्रीन नहीं बोल रहा हूँ। ये कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं, कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरी राइटिंग को जरूर कहेंगे, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते हमारी राइटिंग बहुत खतरनाक लेवल पहुंच जाती है। ये है भैया येलो येलो, इनको बात समझो। अच्छा एक ये है, देखो ऑक्साइड में येलो ये है, लेकिन AgBr अगर कहता है कि हमारे पास एक सॉल्ट है MBr, ऐसे लिखेगा, कहेगा ये येलो कलर का है।
अब तुमको याद करना क्या है कि ये जी बी आर आई है, बी आर की जगह इसको रखा है तो एम की जगह इसको रख देंगे, लो येलो हो गया। सीखना तो ऐसे कहेगा, आई हैव एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज येलो इन कलर, गिव्स फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, आइडेंटिफाई दैट कंपाउंड, ऐसे क्वेश्चन बोलता है। तब आपको दिमाग ही तो लगाना है कि येलो हमारे एनसीईआरटी में केवल एक ही तो है जो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन देता है, तो आपकी सोच के हिसाब से टीचर सोचता है, लेकिन आप उस तरीके से सोचते नहीं हो, बस गड़बड़ा देते हो। तो एजीबीआर कैसा हो गया, येलो येलो, ठीक है सर। और समझो, आपने देखा होगा Fe2O3 वाला केस, ब्राउन ब्राउन भी इसमें भी दिखाता है। और बड़ी अच्छी बात है, CuSO4 तो एक्वस, एक्वस मीडियम कैसा होता है भैया, ब्लू ब्लू होता है। कैसा होता है, ब्लू ब्लू। CuSO4 याद आए, CuSO4 कैसा होगा, ब्लू ब्लू। CuSO4 कैसा होगा, ब्लू ब्लू। और इनके बड़े भैया FeSO4 समझो, FeSO4 कैसे होते हैं, ये कहते हैं हम एक्वस मीडियम में ग्रीन ग्रीन दिखते हैं। कैसे दिखते हैं हम, ग्रीन ग्रीन दिखते हैं। कैसे दिखते हैं हम, ग्रीन ग्रीन दिखते हैं। हमको ध्यान रखना तुम लोग। हमने कहा ठीक है भाई, तुमको भी याद रखना जाएगा। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको अब एजी अगर कहता है, एक मेटल है जो ग्रे कलर में है, तो ग्रे कलर में कौन होता है, एक ही सॉल्ट है आपका एजी। इसी तरह अगर आप अच्छे से देखेंगे तो एनसीईआरटी में जितने कलर है उनकी कॉपी बना लीजिए, ये कलर दे रहा, वो कलर दे रहा है। व्हाइट पीपीटी कौन देता है भैया, आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, BaSO4 कैसा देता है, व्हाइट पीपीटी। लेकिन व्हाइट पीपीटी बोले, व्हाइट प्रिसिपिटेट बोले तो इसको सोचेंगे, मिल्की बोले तुमको सर मिल्की तो व्हाइट होता है, लेकिन नहीं, आप लोग को मिल्की सब बोला जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि हमारे पास CaCO3 की बात हो रही है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा। तो मिल्की कलर समझ गया, ब्लैक कलर समझ गया, ग्रीनिश समझ गया, ब्राउन समझ गए, येलो समझ गए, ये सारे कंपाउंड आपको समझ में आ गए हैं। अब इतना समझने के बाद में कभी कभी खुशबू देते हुए कंपाउंड आते हैं, कलर तो देते हैं साथ साथ खुशबू भी देते हैं, कहते हैं सुगंध ले लो। तो चलो वो अभी नहीं बताऊंगा, बस एक कंपाउंड देता हूं। देखो हमारे पास एक मेटल है M, है ना भैया, इसमें मैंने इसमें ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड। इन क्वेश्चन की पूरी लिस्ट लेकर आऊंगा एक दिन 20 मिनट में, सारा MN वाला सब खत्म हो जाएगा, बउआ लगेगा बउआ एकदम। अब कहा यहां बन गया MSO4, हमने थोड़ा इसको हीट कर दिया, यहां पर बना M2O3, यहां पर एक गैस प्लस यहां एक गैस। चलो आइडेंटिफाई करो वो M क्या रहा होगा, तो तुम्हारा दिमाग काम करेगा। अच्छा SO3 गैस, NCERT, ओ माय गॉड, डिकम्पोजिशन, ओ माय गॉड। SO3 तो एक ही जगह निकलता है, कहाँ निकलता है NCA, तुमको याद आएगा ये कंपाउंड FeSO4 था, उससे ही टूटने पर ये बनता है, और कहीं बनता ही नहीं है क्योंकि तुम्हारे कोर्स में नहीं है, NCERT से बाहर जाएगा नहीं टीचर। तो बस दिमाग चालू हो गया कि भाई साहब MSO4 FeSO4, SO4 से SO4, M से M, पकड़े मिला, M क्या मिला Fe, M क्या मिला Fe, घपा घप के सॉल्व Fe2O3, और एक रिएक्शन आपको SO2 रहागा। ले भाई रिएक्शन कंप्लीट, मिल गए 2 नंबर। तो दिख रहा है कितना आसान है चीजों को। कभी कभी वो ग्रीन कलर ब्लू कलर बोलेगा, ऐसे बोलेगा हमारे पास एक लिक्विड था, ऐसे बोलता है वो। टीचर बना के देगा बीकर एकदम धकड़ा ऐसा बना के दे देगा, कहेगा ये ब्लू कलर में था। कैसा कलर में था, ब्लू कलर में था। हमको एक लोहे की नेल मिल गई, ई भयानक नेल, और मैंने घपाक सन इसको डुबो दिया इसमें। आफ्टर सम टाइम आई वॉच, ये हो गया ग्रीन ग्रीन। कैसा हो गया, ग्रीन ग्रीन। तो ब्लू सोल्यूशन ग्रीन में जा रहा है, तो दिमाग में दो ही तो काम चलना चाहिए। अगर मैं ब्लू ब्लू बोल रहा था इसका मतलब CuSO4, यानी यहाँ कौन रहा होगा भैया, CuSO4 रहा होगा, ब्लू ब्लू, वो भी एक्वस माध्यम में। अच्छा आयरन नेल, यानी मैंने Fe इसमें घपाकसानी ऐड कर दिया होगा। जैसे ही Fe मैंने घपाकसानी ऐड की, आपको पता है कपरवा तो वैसे भी लेस रिएक्टिव होता है, पहले ही साइड दे देता है, आइए आयरन जी आइए आप। ये घपाकसानी इसको मारता है, खिसका देता है और यहाँ पर लग जाता है, फिर से क्या बन गया भैया FeSO4। और आपको पता है ये कैसा होता है, ग्रीन ग्रीन। आपको ये रिएक्शन लिख देनी होती है। तो इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन then you can give very perfect answer। हमें क्या होता है, oh my god M क्या होगा, B क्या होता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी कबो नहीं देगा। मेरी विद्यार्थी नम्रता सिद्दीकी जो मैंने बताया तुम लोग को 100 आउट ऑफ 100 साइंस में, तो उसके पास एक लॉजिक था, वो एनसीईआरटी से बाहर कभी नहीं पढ़ी। लोग आईसीएससी की रेफरेंस पढ़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। डोंट टायर्ड योर ब्रेन, दिमाग को थकाना नहीं है हमको। एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी की जितनी रिएक्शन वही पढ़िए, घुमा फिरा कर देगा तो वही, चाहे 20 साल का पेपर उठा के देख लीजिए। अब 10 साल तो हम ही पढ़ा रहे हैं, बाकी तो मैंने क्या कहा कि चीजें आसान होती हैं, हम लोग उनको खुद ही डिफिकल्ट बना रहे हैं।
बी नेचुरल बी हम्बल वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तभी हो जाता है जब हम लोग अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हैं कि लाओ हम ही कर देते हैं। ठीक है, अब मान लो तुमको कोई भी रिएक्शन देता हूं, मैं कहता हूं एक मेटल था, बढ़िया होता है वो, उसमें HCl डाल दिया, MCl बन गया। अब इसका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता इसका, यानी MCl का फोटोलिटिक नहीं होगा, नहीं होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होगा, तो थर्मल नहीं होगा, फोटोलिटिक नहीं होगा, तो एक डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसका केवल इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा। यहां पर एक कंपाउंड बनेगा X, यहां बनेगा Y। चलो बताओ वो है कौन मेरे भाई? तो आपका दिमाग काम करेगा। हमारे कोर्स में इलेक्ट्रोलिसिस के दो ही तो हैं, एक तो वाटर है, तो वाटर तो देखने में नहीं लग रहा है, बचा खुचा कौन है? NaCl होगा सर। सोचो, एनसीईआरटी से बाहर ही नहीं पूछा जाए, ये सब प्रीवियस और सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं, घुमा घुमा के पूछता है बस। अब MnCl हो गया, तो यहां पर क्या होगा? ये Na हो गया, Na, फिर HCl से रिएक्शन किया, NaCl बन गया। यहां क्या बना भैया? Na। अब आपको पता है Y के समय Cl तो नहीं बना सकते, क्या बनाना पड़ेगा? Cl2 ही बनाना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि चीजों को सीखो तभी आनंद आएगा, एनसीईआरटी तभी तुम्हारे साथ एकदम चलेगी, लप 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 लप। ये मेरा पहला लेक्चर था, थोड़ा हेजिटेशन को लेकर था। मैंने इलेक्ट्रिक बोर्ड पे कभी पढ़ाया नहीं, पहली बार पढ़ा रहा हूं, इस वजह से थोड़ी सी हेजिटेशन है, थोड़ी सी स्पीड है, मुझे नहीं पता चल रहा था मुझे कैसे बोलना है, एक रिदम नहीं पकड़ पाया मैं। हो सकता है इस लेक्चर में तुम्हें आपत्ति हो, लेकिन इतना बताता हूं, अगर चार चैप्टर तुम्हारे केमिस्ट्री के हैं, उनको पहले नोट्स फॉर्मेट में पढ़ा देता जाता हूं, उसके बाद उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बनेंगे आपको, सारे क्वेश्चन आने लगेंगे। पर रीजन यही रहेगा कि आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं सोचना है, समझ गए? तो हमने होपफुली सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। हमने कहा था कि आपको 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाया। मैंने कहा था कुछ टर्म है, मैंने वो भी पढ़ाया। अगर मैंने कुछ छोड़ा है तो वो एनसीईआरटी की एक्टिविटीज है। और एक येलो पीपीटी और आती है बेटा, PBI2 की, ये भी लिख लो। ये कैसी पीपीटी है? येलो पीपीटी होती है। तो येलो पीपीटी PBI2 बनती है, ये आपके एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का है। जितने भी एक्सपेरिमेंट है उनकी मैंने रिएक्शन तो आपको कराई दी है। अच्छा, एक रिएक्शन आपसे पूछा जाता है, कभी कभी कहा जाता है PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको ब्रेक करो और CuNO3, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। इनको हीट करो, इनको हीट करो, और एक FeSO4, ये 3 को याद कर लो, बचपन से ही पेपर में आ रहे हैं, अभी भी आ जाएंगे। तीनों को धमाक से तोड़ डालो। तोड़ना क्या है? PbO बनाओ, येलो येलो, ब्राउन गैस बनाओ, ऑक्सीजन बाहर फेंक दो। यहां उसी तरह इनके देखे देखा, CO बनाओ, NO2 बनाओ, O2 बनाओ। इनको क्या करो? बहुत सही है, Fe2O3 बनाओ, SO2 बनाओ, SO3 बनाओ। तो आपको इनको याद भी रखना है, इनको आपको क्या करना है भैया? याद भी रखना है। ये तीनों तो मैं कहूंगा अच्छे से रट लो, पेपर में तो आते हैं ये ब्लैक ब्लैक कंपाउंड, ब्राउन ब्राउन गैस है, ये टीचर पूछता रहता है। तो जब ये पूछेगा तो तुम अगर बता नहीं पाओगे तो ये गलत काम है। तो जितनी मैंने आपको चीजें बता दी हैं, जितने वर्ड्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपको सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आज की क्लास यहीं पर मैं ओवर करता हूँ। मैंने पढ़ाने का पूरा प्रयास किया था कि सारी चीजें क्लियर हो जाए आपकी। ठीक है, तो आप लोग भी जाइए। बेटा सर को बुला लो, लेक्चर ऑन कर दें। देखिए, पूरी शिद्दत से साथ मैंने पढ़ाया था, बस याद रखिएगा कि आप लोग एनसीईआरटी का पीछा मत छोड़िएगा, क्योंकि एनसीईआरटी अगर छूट जाएगी तो बहुत की दिक्कत हो जाएगी। एनसीईआरटी ही सब कुछ है, आधार है आपका। आई हैव कंप्लीटेड 1 लेक्चर सर। अभी नहीं बंद किया सर।